गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम चैप्टर 7 तक, जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम चैप्टर 8 पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने सोर्सेस को देखा। हमने देखा कि कैसे ऑर्डिनरी लोग जो थे वो नहीं लिखते थे। तो मेजर सोर्स जो आपकी इस चैप्टर का रहेगा वो है एने अकबरी, जो कि अकबर के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे या हिस्टोरियन कह सकते हो। उनका नाम था अबुल फैजल। उन्होंने इसको लिखा है और हमें वहां से काफी कुछ डिटेल्स पता चलती हैं रिगार्डिंग द पेजेंट्स और कैसे उनकी लाइफ रही होगी। हमने कुछ टर्म्स भी डिस्कस की थी, जैसे कि रियायत, जिसका प्लूरल है राया, मुजरन, किसान, असमी। इसका किसान तो आज भी हम टर्म यूज करते हैं। ये इंडो पर्शियन सोर्सेज हैं और ये टर्म्स हैं क्योंकि उस वक्त पर्शियन मुगल टाइम में, अकबर के टाइम में स्पेशली चलती थी। फिर हमने दो तरीके के लैंड ओनर्स देखे थे, एक पही काश्ती और एक खुद काश्ती। पही काश्ती वो जो कि किसी और के लैंड पे काम कर रहे हैं, और खुद काश्ती जिनके पास खुद का लैंड होता है। फिर अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स यूज की जाती थी। रेनफॉल जब भी होती, मेन हमारी कंट्री में मॉनसून एक सोर्स है रेन वाटर, क्योंकि प्लांट्स को पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है रेनफॉल। आज भी मॉनसून पे हमारी पूरी खेती डिपेंड करती है। तो उस वक्त भी, लेकिन हमेशा तो आप रेन पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते। तो कभी कभी आर्टिफिशियल हमने नहर और अलग अलग कैनाल्स देखी, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था शाह नहर कैनाल। ये पंजाब के एरिया में थी। शाहजहां के टाइम में इसको ठीक करवाया गया था। तो ऐसे करके हमने देखा था। और कुछ जगहों पे दो क्रॉप्स ग्रो होते थे, उनको दो फसला कहते थे। और जहां पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती थी वहां पे तीन क्रॉप्स तक ग्रो किए जाते थे। और सिर्फ बंगाल ही बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। और सिर्फ सबसिस्टेंस यानी कि अपने ही खाने के लिए प्रोडक्शन किसान नहीं कर रहा था, कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो रही थी। क्रॉप्स जैसे कि कॉटन और शुगर, इनको एक्सीलेंस, इनको जिनसे कामिल कहा जाता था। फिर हमने कुछ ऐसे क्रॉप्स देखे जो इंडिया में 17th सेंचुरी की अर्ली टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि मेज। वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो, पोटैटो आज हमारे किचन का ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं कि हमें लगता है ये इंडिया के ही हैं, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए थे। टोमेटो, पोटैटो, चिलीज एंड कुछ फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल, पपाया। अब हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम यहाँ की कम्युनिटी, जो विलेज की कम्युनिटी थी, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन को। विलेज कम्युनिटी, हमने ऊपर देखा कि काफी सारा काम होता था अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हम बात करें, क्योंकि आपको इसमें पेजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत टेक्नोलॉजी है। हमारी कंट्री में अभी आपको इतना नहीं दिखेगा रूरल एरियाज में, लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखेगी। लेकिन वहां पे जब हम 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो पेजेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती थी। तो मुगल सोसाइटी का कैसा रिलेशन था एक दूसरे के साथ, सोशल ग्रुप्स कैसे थे वहां पे, किस तरीके की रिलेशनशिप्स थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे क्या, कहते हैं ना ओपिनियन में अलग होना, किस तरीके की चीजें थी, ये अब हम देखेंगे। अब अगर हम कलेक्टिव विलेज की बात करें तो काफी सारे सोशल एग्जिस्टेंस आपको दिखेगी। तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिखेंगे कम्युनिटी के। पहला है कल्टीवेटर, जैसे किसान कह सकते हो आप उसको। दूसरा है पंचायत, ये पंचायत तो आज की डेट में भी है तो आप इससे समझ सकते हो। और तीसरा है हेडमैन, जैसे आज की डेट में हम पंच कह देते हैं तो उस वक्त हेडमैन होते थे। तो ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनको मुकद्दम और मंडल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से थे अगर आपको विलेज की बात करें मुगल टाइम पीरियड में, तो तीन हैं, कल्टीवेटर, किसान,
पंचायत और विलेज हेडमैन, जो विलेज का मुखिया है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कास्ट, ऑब्वियसली बेसिस ऑफ कास्ट और अदर चीजों के बेस पे भी डिस्टिंक्शन होता था। हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते थे उस वक्त। इसका क्या मतलब है कि जैसा आपके पास कितना लैंड है, आपके यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबरर, जैसे कि मजूर कहते हैं, या मजदूर आज की डेट में कह देते हैं, तो तब उसको मजूर कहा जाता था। इसके बेस पे आपका एक स्टेटस था। अबंडेंस ऑफ कल्टीवेटेड लैंड था, लेकिन कास्ट ग्रुप्स के बेस पे काम डिवाइड किए जाते थे, एंड वहां पे पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करती थी। कोई सेंसस नहीं था तब, तो इसलिए हमारे पास काफी कम डेटा है ग्रुप्स से रिलेटेड, कि विलेज पॉपुलेशन में कैसे ग्रुप्स थे। तो क्योंकि आज की डेट में तो हर 10 साल बाद सेंसस हो रहा है, या इवन ब्रिटिश टाइम में भी अगर आप आगे देखोगे तो उन्होंने सेंसस रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, लेकिन तब के पास ऐसी सेंसस तब के टाइम के हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए लीस्ट रिसोर्सेज वर कॉन्स्ट्रेन्ड, और कास्ट हायरार्की के बेस पे, जैसे कि दलित्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उस टाइम उनको काफी कम रिसोर्सेज पे एक्सेस होता था। तो ये डिस्टिंक्शन आपको कम्युनिटीज में दिखेगा। अब एक जो मुस्लिम कम्युनिटी होती थी वो भी मिनियल काम करते, जैसे कि उनको हलाकोरम कहा जाता था, स्केवेंजर्स। ये भी उनको उस एरिया के विलेज की बाउंड्री के बाहर के एरिया में रखा जाता था। और इसी तरीके से एक थे मल्हाजादाज, इनको कहा जाता था सन ऑफ बोटमैन। ये बिहार के एरिया में थे, एंड इनको भी कंपेरेबली टू स्लेव्स की तरह इनको कंपेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कास्ट, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, उसका डायरेक्ट रिलेशन है पॉवर्टी से, ठीक है। तो लेकिन सच कोरिलेशन वर नॉट मार्क्ड सो एज एन इंटरमीडिएट लेवल। आप कभी कभी आप इस चीज को मार्क कर सकते हो कि हाँ कास्ट का पॉवर्टी से रिलेशन हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। आपको कुछ नए एरियाज में, स्पेसेस में नई कम्युनिटीज दिखेंगी, जैसे कि जाट्स। ये लोअर स्टेटस के थे, इनको गोरवास हु कल्टीवेटेड लैंड इन वृंदावन का एरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे इनको राजपूत स्टेटस इन 17th सेंचुरी। तो कहीं कहीं पे ना हम कास्ट सिस्टम में बहुत इजीली नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि जैसा लिखा गया है वैसे ही होता होगा। जैसा हमने जब महाभारत वाला चैप्टर 4 पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि चंडाल्स के बारे में और दलित्स के बारे में इतना एक्सट्रीम लिखा गया था, लेकिन जब हमने हकीकत को समझा तो हमने कहा इतना एक्सट्रीम नहीं होता था। तो जो लिखा गया है हकीकत में कितना होता था वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास उस टाइम के प्रूफ्स नहीं है। कास्ट जैसे कि अहिर्स, गुज्जर्स, मलीस, इनका भी हेरारिकल स्टेटस बढ़ गया। तो ऐसा नहीं था कि हेरारकी कांस्टेंट थी कि आप एक बार लो कास्ट में हो गए तो आप बढ़ भी सकते हो। जैसे हमने कुछ ऐसे रूलर्स भी देखे थे जो ब्राह्मण थे, जबकि माना जाता था कि सिर्फ क्षत्रिय ही है जो किंग बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ब्राह्मण, या जैसे हम मौर्य एम्पायर की बात करें तो मौर्य एम्पायर के लोग तो शूद्रास में आते थे, लेकिन वो भी फिर एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो धीरे धीरे हेरारकी में ये कुछ कम्युनिटीज थी जो बढ़ी। अगर हम ईस्टर्न रीजन में जाएं तो वहां पे पेस्टोरल और फिशिंग का काम भी किया जाता था। तो कुछ कम्युनिटीज को वहां पे किसान का स्टेटस मिल गया क्योंकि वो ये काम करती थी। तो धीरे धीरे आपको कम्युनिटीज में वहां पे आपको स्टेटस में भी चेंजेस दिखे हैं। अब ये तो पहला हिस्सा था कल्टीवेटर। अब दूसरा और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट था पंचायत और हेडमैन। जो विलेज पंचायत होती थी, जो वहां के एल्डर लोग, बुजुर्ग जिनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों को मिला के, इंपॉर्टेंट लोग जो होते थे उस विलेज के, उन लोगों को मिला के ये पंचायत बनाई जाती थी। इसमें मिक्स्ड कास्ट विलेज होती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कास्ट के ही लोग पंचायत में हैं, मिक्स्ड कास्ट होती थी, हेट्रोजीनियस बॉडी, अलग अलग कास्ट के लोग इसमें होते थे। पंचायत रिप्रेजेंट वेरियस कास्ट, जैसे कि इसमें मिक्स कास्ट लिखा है तो काफी अलग अलग कास्ट के लोग इसमें होते थे। विलेज मिलेनियन कम एग्रीकल्चरल वर्कर्स वर लाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड देयर। तो वहां पे उन लोगों को जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं या जो छोटे काम कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता था।
और जो डिसीजन पंचायत लेती थी वो हर मेंबर को मानना पड़ता था। ये बात तो आज की पंचायत के लिए भी सही है कि जो पंचायत डिसीजन लेती है वो सब मानते हैं, लेकिन आज की डेट में ना हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हमारे पास पावर है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। लेकिन तब कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, तो तब की जो पंचायत कह रही थी वो हर इंसान को मानना ही पड़ता था। अब पंचायत का एक मुखिया होता था जिसको आज की डेट में हम पंच कह देते हैं, तब पंच टर्म नहीं थी, तब उनको हेडमैन बोला जाता था या फिर मुकादम या मंडल। ये हमें कुछ सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि जो हेडमैन होते थे वो मतलब सबकी सहमति, जो भी विलेज के एल्डर्स हैं उन सबकी सहमति से चुने जाते थे। एंड जो जो जो, जो वहां के सारे लोग मिलके चुन रहे हैं उनकी मर्जी के बाद जो वहां का जमींदार है उनकी मर्जी भी मानी जाती थी। तो विलेज हेडमैन कैसे बन रहा है, जो विलेज का हेडमैन है, पहले तो वहां के जो एल्डर लोग हैं, एल्डरली पीपल, वो अपनी मर्जी बताएंगे, प्लस जो वहां के जमींदार हैं अगर उनको इनकी मर्जी सही लगी तो दोनों की मर्जी मिला के फिर एक विलेज हेडमैन बनता है। और विलेज हेडमैन वही होगा जिसको विलेज के एल्डर, जो विलेज के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं या जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो विलेज हेडमैन अपनी पावर को लूज कर देगा। अब विलेज हेडमैन के काम क्या क्या होते थे, उसको हर चीज में सुपरवाइज करना होता था। विलेज के अकाउंट्स ठीक से मेंटेन हों, पटवारी का जो काम होता है अकाउंटेंट का, सब खाते अच्छे से मेंटेन हो, ये काम विलेज हेडमैन का होता था। पंचायत, अब पंचायत को पैसे भी चाहिए, तो पंचायत के पास फंड्स कहाँ से आएंगे, जो कॉमन लोग हैं वो फाइनेंशियल पूल करते थे, वो पैसे इकट्ठे जोड़ते थे एंड ऐसे करके उनके पास फंड्स आते थे। और फंड्स वर डिफरेड द कॉस्ट ऑफ एंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स हु विजिटेड द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स आते थे, जो पैसे इकट्ठे करने आते थे, उनके लिए भी यहीं से ही पैसे आते थे। कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो भी अच्छे काम करने हैं, जैसे अगर आपको पानी के लिए कोई नहर बनानी है या कोई आपदा आ गई, नेचुरल क्लैमिटी से फ्लड्स आ गए, तो वो सब काम भी इन्हीं फंड्स से ही पूरा किया जाता था। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल मैंने आपको बताया ही था। तो ये ना एक इंसान, अकेला किसान नहीं कैनाल बनवा सकता। नहर बनवाने के लिए काफी सारी लेबर की जरूरत पड़ती है और लेबर से भी पहले आपको काफी सारे पैसे चाहिए, मनी चाहिए। तो एक किसान अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए पूल किया जाता था फाइनेंसेस को, सारे मिल के इकट्ठे ये काम करते थे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये विलेज के एल्डर्स हैं और टैक्स कलेक्टर्स है, ये यहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रखा है। तो ऐसे करके विलेज में पंचायत होती थी। पंचायत का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था कि जो कास्ट बाउंड्रीज हैं अलग अलग कम्युनिटीज में वो रहें, जो कास्ट में डिफरेंसेस हैं वो बरकरार रहें, ये उनका काम होता था। अगर हम ईस्टर्न इंडिया के एरिया में जाएं तो वहां पे मैरिज, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, घर के आसपास थोड़ी ज्यादा डिस्टरबेंस है, यहाँ पे आज कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो ईस्टर्न इंडिया में जो मैरिजेस होती थी वो भी जो मंडल होते थे इनकी प्रेजेंस में होती थी। इन अदर वर्ड्स, जो विलेज हेडमैन है उनका काम होता था कि जो विलेज कम्युनिटी के हर मेंबर वो सही से काम करे, उनको देखना, मैनेज करना, ध्यान रखना, ये सब काम इनका होता था। और एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, किसी की कास्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा ना हो कि वो ऑफेंड हो जाए, उनको बुरा लग जाए, तो ये हर चीज विलेज हेडमैन ध्यान रखता था। पंचायत के पास अथॉरिटी होती थी कि अगर कोई गलत काम कर दे तो वो फाइन भी उन पे लगा सकते हैं, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो उनको पनिशमेंट्स भी दे सकते हैं। लेटर वॉज द ड्रास्टिक स्टेप एंड मोस्ट केसेस में एक लिमिटेड पीरियड के लिए उनके ऊपर वो पनिशमेंट्स लगाई जाती थी कि आप इस सपोज हमारे ये गांव को छोड़ के चले जाओ इतने वक्त के लिए, ऐसे सजा मिल जाती थी, या उनको जाति से मतलब निकाल दिया जाता था, आउटकास्ट कर दिया जाता था अगर कोई गलत काम करे, और उसके प्रोफेशनल राइट्स भी चले जाते थे। सपोज अगर ये एक इंसान है, इसने कुछ गलत काम किया, तो अब क्या होगा, इसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट के साथ साथ इसको आउटकास्ट कर दिया गया, जिसको उस कास्ट से बेदखल कर दिया गया, और अब ये अपना प्रोफेशन, सपोज जैसे ये किसान है तो अब अपना प्रोफेशन ये नहीं प्रैक्टिस कर सकता,
तो इस पे इतने सारे पनिशमेंट्स लग गई अब इसके ऊपर। तो ये डिटोरेट द टू वायलेशन ऑफ कास्ट नॉर्म्स, ताकि कास्ट के जो नॉर्म्स हैं वो बरकरार रहे, वो कम ना हो, इसीलिए इतने ज्यादा सख्त रूल बनाए गए थे। विलेज पंचायत में हर कास्ट, हर जाति का एक मेंबर होता था, ताकि किसी जाति के साथ कुछ गलत ना हो। और पंचायत आज भी रूरल सोसाइटी में बहुत पावरफुल हैं और तब भी थी। राजस्थान जाति पंचायत आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट्स, जो भी अगर सिविल डिस्प्यूट हो गई, कि जैसे छोटी मोटी कोई डिस्प्यूट है, सिविल, क्रिमिनल नहीं, सिविल जो डिस्प्यूट्स हैं मेंबर्स के बीच में अलग अलग कास्ट के, उनको सॉल्व करने का काम, जैसे किसी की जमीन, दो लोग जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं, या मैरिज से रिलेटेड कोई बात आ गई है, तो ऐसी कोई भी अगर डिस्प्यूट होती थी तो वो पंचायत खुद ही सॉल्व करते थे अपने नॉर्म्स के हिसाब से, और विलेज के फंक्शंस को ठीक से चलाया जाए। और एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, मैंने आपको बोला ना, क्राइम हो गया, सपोज इसने चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, वो वाले केसेस तो प्रॉपर स्टेट ही हैंडल करेगी। लेकिन उसके अलावा अगर कोई जमीन से रिलेटेड विवाद है, शादी से रिलेटेड कोई बात है, कोई छोटी मोटी कोई झगड़ा हो गया, तो वो जाति पंचायत खुद ही सॉल्व कर लेती थी। अब हमें सोर्स इन बातों का कहाँ से पता चलता है, तो आर्काइव रिकॉर्ड्स हमें वेस्टर्न इंडिया में मिले हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र में, जो कि पेटिशंस हैं, लोगों ने पेटिशन लिखी हैं, प्रेजेंटेड टू पंचायत, पंचायत को उन्होंने पेटिशन लिखी है, अपनी प्रॉब्लम लिखी है कंप्लेन करते हुए कि टैक्स बहुत ज्यादा है, या फिर फॉर अनपेड लेबरर बिगर इम्पोज सुपीरियर कास्ट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, उन पे जो अनपेड लेबरर हैं, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। तो ऐसे करके उनके पास पिटीशंस आया करती थी। कास्ट मिलके, ग्रुप ऑफ पीपल, कभी कभी अगर उनको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको प्रोटेस्ट भी किया करते थे। तो हमें वो वाला फैक्टर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेसिव टैक्स डिमांड जब होती थी, सपोज ऐसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो अब पेजेंट्स के पास कुछ भी नहीं है और वो इतना ज्यादा टैक्स कैसे पे करेंगे, तो इसीलिए वो ग्रुप मिलके प्रोटेस्ट किया करते थे। पेटिशनर्स जो अपनी प्रॉब्लम, पेटिशनर्स बेसिकली कौन है, जो अपनी प्रॉब्लम को लिख के पंचायत को दे रहे हैं, जैसे कोर्ट में आजकल पेटिशन डाली जाती है, तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख के आप बता रहे हो, तो उसमें मिनिमम ऑफ सर्वाइवल वाज सैंक्शन्ड बाय कस्टम। तो राइट होता था बेसिक मिनिमम सर्वाइवल का, कि इतना सर्वाइवल के लिए बेसिक है। तो ऐसे करके कुछ राइट्स थे जो विलेज पंचायत में आपको देखते थे एज द कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड इंश्योर द स्टेट। अब वो लोग किसको अपील कर रहे थे कोर्ट में, उनके लिए वो अपील करने का हिस्सा विलेज पंचायत ही होती थी। और जो भी पंचायत डिसीजन लेती थी, कॉन्फ्लिक्ट जब लो कास्ट और स्टेट के बीच में या जमींदार के बीच में होती थी, तो मोस्टली ना वो रेवेन्यू के लिए होती थी, और देखा जाता था कि पंचायत कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट करती थी, कि ना जमींदार का साथ दे रही है ना किसान का साथ दे रही है, वो कह रहे हैं कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लो। लेकिन अगर ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल पाता था तो फिर कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ते थे। और हमें दिखता है कि कभी कभी गरीब इंसान कि अगर अगेंस्ट डिसीजन जाता था तो वो लोग जमीन को, अपने गांव को छोड़ के भी चले जाया करते थे। easily availability of uncultivated land and competition over labor resource made effective weapon in a hand of a cultivators। क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन है और ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनको काम चाहिए, तो ये भी बंदा बैठा है जिसको काम चाहिए, ये भी है, और ऐसे बहुत से अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो इसके कारण क्या होता था कि कल्टीवेटर के हाथ में एक वेपन आ गया। उन्होंने कहा कि हम काम तब करेंगे जब, तो वो गांव को छोड़ के ही चले जाया करते थे जब उनको लगता था कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है, तो दे यूज टू लीव दैट एरिया। तो ये विलेज पंचायत और हेडमैन का रोल था कि कैसे वो लड़ाई सुलझाया करते थे और हर चीज को ध्यान दिया करते थे। तो वहां पे कुछ कारीगर भी होते थे विलेज
आर्टिसंस, हम ये नहीं कह सकते कि वहां सिर्फ फार्मर्स यानी कि किसान ही होते थे, और भी लोग होते थे। तो रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, अगर आप मराठी डॉक्यूमेंट्स और विलेज सर्वेज देखोगे जो कि ब्रिटिश टाइम में मिलते हैं, तो हमें ये बताते हैं कि 25% ऑफ द टोटल जो विलेज में लोग रहते थे वो आर्टिसंस होते थे। हाउएवर आर्टिसंस और पेजेंट्स के बीच में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो आर्टिसंस भी होते थे और वो किसान भी होते थे। मतलब वो जमीन में कल्टीवेटिंग भी कर रहे हैं और वो कुछ क्राफ्ट का काम भी कर रहे हैं, कुछ बुनाई करना, डाइंग करना, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग, फायरिंग द पॉटरी, बर्तन बनाना, रिपेयर करना काम, तो वो दोनों काम कर रहे हैं। तो वो फार्मर भी हैं प्लस वो आर्टिसन भी हैं। तो इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस करना इस टाइम में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरीके के काम काफी सारे लोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल कैलेंडर में, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर कैलेंडर, सपोज ये एग्रीकल्चर कैलेंडर है, तो इसमें आप कुछ मंथ्स आप दोगे जब आपको सीड्स लगाने हैं, आपको वाटरिंग करनी है, आपको पेस्टिसाइड डालने हैं, लेकिन जब तक खेत में हार्वेस्ट होती है ना, उसके बीच का ये वक्त खाली होता है। इस वक्त उनके पास कोई काम नहीं होता, तो इस वक्त वो आर्टिसिनल काम कर लेते हैं, अपना कुछ पॉटरी का काम कर लिया, बर्तन बना लिए, टेक्सटाइल का काम कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इसीलिए हम उन लोगों में डिफरेंस पेजेंट्स में और आर्टिसंस में हमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम विलेज के आर्टिसंस की बात करें तो पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, लोहार, कारपेंटर्स जो लक्कड़ का काम करते हैं, बार्बर्स, इवन गोल्ड स्मिथ, इनकी सर्विसेज बड़ी स्पेशलाइज्ड होती थी। और क्योंकि उस वक्त इन रिटर्न उनको कंपनसेट बाय वेराइटी ऑफ मीन्स, अब जैसे वो लोग तो ये काम कर रहे हैं तो उनके पास खेती नहीं है, तो वो कैसे खाना खाएंगे, तो उन लोगों को कुछ जमीन दे दी जाती थी, या कल्टीवेबल वेस्ट लैंड दे दिया जाता था, या फिर कुछ खेती में जो हार्वेस्ट हुई है उसका कुछ हिस्सा उनको दे देते थे। तो ऐसे करके जो विलेज के कारीगर होते थे उनका भी घर चलता रहता था और बाकी लोगों को सर्विसेज भी मिलती रहती थी। तो एक तरीके से बार्टर सिस्टम आप कह सकते हो। महाराष्ट्र में ऐसा लैंड जो आर्टिसंस को दिया गया उनको मीरास और वलन कहा गया। एक मिनट, वतन, हाँ मैं वही सोच रही थी, मीरास और वतन। और उनके एक आर्टिसन को जब ये जमीन दे दी गई कि ये तुम्हारी जमीन है, तो उनके आगे जब उनका सन आया, इस आर्टिसन का सन, उसको भी यही जमीन मिली, फिर इसने अपने सन को भी यही जमीन दी। तो इनकी पुश्तों ने हेरिडेटरी होल्डिंग हो गई उस जमीन पे, इनकी पुश्तों पुश्तों ने उस जमीन को अपने पास रखा। एक और सिस्टम हमें दिखता है वेयर आर्टिसंस जो कारीगर हैं और जो इंडिविजुअल पेजेंट्स हैं वो म्यूचुअल नेगोशिएशन में चले जाते थे एंड टाइम ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। जैसे कि ये एक किसान है, इसके पास जमीन है, और ये एक आर्टिसन है, इसके पास अपनी स्किल्स हैं, तो ये दोनों नेगोशिएशन में चले गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से हमें 8th सेंचुरी में रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि जमींदार जो बंगाल के एरिया में थे उन्होंने लोहार, कारपेंटर और इवन गोल्ड स्मिथ को वर्क करवाते थे, पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलायंस एंड डाइट मनी। उन्हें कुछ अलाउंस मिलता था और थोड़े से पैसे मिलते थे। लेटर इस चीज को जगमानी सिस्टम कहा जाने लगा कि आर्टिसंस वगैरह काम करेंगे और उनके बदले उनको थोड़े से अलाउंस और थोड़ा सा पैसा मिलेगा। दो ये हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले 6th और 7th सेंचुरी में जगमानी सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। तो जब हम 6th और 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई टर्म नहीं थी। तो वहां पे एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेट करता था। कैश रेमिनेशन यानी कि आपको मैं सर्विस दूंगा और आप मुझे कैश दे दो, ऐसा सिस्टम वहां तब नहीं था, वॉज इंटायरली अननोन। तो जैसे आपको तब कैश नहीं मिलेगा, आपको या तो लैंड मिल जाएगा या थोड़ा सा लैंड का प्रोड्यूस दे देंगे, कुछ शेयर दे देंगे अपना। तो बार्टर ही चल रहा था वहां पे एक तरीके से, कैश में एक्सचेंज नहीं हो रहा था तब, कैश रेमिनेशन की। गोल्ड स्मिथ आया, उसने सुनहार ने आपको कुछ जेवर बना के दे दिया, आपने उसके बदले उसको पैसे दे दिए, ऐसा कोई काम वहां पे नहीं चल रहा था।
तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अ लिटिल रिपब्लिक। अब ये जो विलेज कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि 19th सेंचुरी में उन्होंने देखा कि यार विलेज में तो अपना प्रॉपर काम चल रहा है, एक विलेज का हेडमैन है, उसके नीचे पंचायत चल रही है, पंचायत हर चीज पे ध्यान दे रही है, फिर पेजेंट्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, सब अपना एक दूसरे को बार्टर सिस्टम से काम भी कर लेते हैं। तो उन्होंने इस जगह को एक तरीके से लिटिल रिपब्लिक कह दिया, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से लेबर भी शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक रिपब्लिक है। लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप, जो जमीन के ओनर होते थे, उनके पास एसेट है। डीप इनइक्वालिटी, ऊंच नीच, कोई अमीर है कोई गरीब है, कास्ट के बेस पे, जेंडर, फीमेल और मेल के बेस पे वो चीज विलेज में एग्जिस्ट करती थी। कुछ लोग बहुत पावरफुल होते थे जो मोस्टली हर चीज पे ध्यान रखते थे, और वीकर सेक्शन, इवन फीमेल को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। और अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस, जो अमीर होते थे जिनके पास पावर होती थी, वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया करते थे। अब कैश नेक्सिस, कि कैश दे के आपसे हम सर्विसेज लेंगे, ये भी धीरे धीरे शुरू होने लगा था। ट्रेड बिटवीन विलेजेस एंड टाउन, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक विलेज है, विलेज में ये किसान है, इसने वीट ग्रो की, लेकिन अब यहाँ से वीट लेके वो नहीं आएगा अर्बन एरिया में और वो बैठा रहेगा यहाँ पे और वो सेल करेगा। तो वो यहाँ पे एक मिडिल मैन आ गया जो वो सामान लेगा और फिर वो अर्बन एरियाज में बेचेगा। तो धीरे धीरे ट्रेड विलेजेस और टाउन में शुरू हो गया। मुगल टाइम में हमें रेवेन्यू कैश की फॉर्म में कलेक्ट होता हुआ दिखता था। इससे पहले क्या होता था कि जो टैक्स होता था वो भी कैश की फॉर्म में नहीं इकट्ठा होता था, वो कुछ शेयर ऑफ प्रोड्यूस ले लेते थे और वही उनका टैक्स होता था। लेकिन अब हमें कैश की फॉर्म में टैक्स इकट्ठा होता हुआ दिखता था। आर्टिसंस जो बनाते थे, जैसे किसी ने कोई कपड़ा बनाया या किसी सोनहार ने कोई बहुत सुंदर सी कोई ज्वेलरी बनाई, तो वो मार्केट में एक्सपोर्ट होने लगी थी। और इससे क्या होता था, उनको एडवांसेस मिलते थे कि तुम अपना काम, क्योंकि वो तभी बनाएंगे जब उनको पहले आप ऑर्डर दोगे, तो एडवांस सिस्टम शुरू हो गया। उनको वेजेस मिलने लग गई, किसमें? कैश में। इससे पहले काइंड में मिल रहा था उनको सब कुछ, कैश रेमिनेशन नहीं था, लेकिन अब कैश में आ गया था। प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इन लोगों को भी कैश में वेजेस मिलने लगी है, इवन एडवांसेस मिलने लग गए, इनको ऑर्डर्स आने लगे। जैसे आज भी होता है ना कि आप मुझे ऑर्डर दे दो कि ठीक है तुम्हें 100 कपड़े बनाने हैं, ये 100 क्लॉथ बनाओ, 100 साड़ी का ऑर्डर है, तो ये जो ऑर्डर आ गया अब इसके साथ एडवांस भी तो दोगे ना। तो ऐसे करके ये पूरा एक नेटवर्क शुरू हो गया था। अब उस टाइम में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वीकर सेक्शन को, और जेंडर के बेस पे भी इनइक्वालिटी थी। तो वुमेन, उस एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो उस एग्रीकल्चरल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें वुमेन का क्या रोल था, कहाँ पे वुमेन का स्टेटस क्या था, ये हम इस पार्ट में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेकंड टॉपिक जिसमें हमने विलेज कम्युनिटी के बारे में और अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहे हमेशा अपडेटेड। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।